खबर है में खुश आमदीद। मैं हूं मियां शाहिद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या अफगानिस्तान अमन माहिदे पर कायम रहेगा, और यह भी बात की जाएगी कि क्या मोदी सरकार ने संदूर 2 की हमाकत का फैसला कर लिया है। इस प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे नाजरीन कि अगले माह तक क्या सोने की कीमत 2 गुना हो जाएगी और क्या पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। लेकिन इस वक्त हम पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। पाक अफगान सीज़ फायर माहिदा हो चुका है और इस माहिदे का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या ये पायदार माहिदा है या वक्त हासिल करने के लिए किया गया है? अस्सलाम वालेकुम जी, और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, सबसे बड़ी बात यह है जी कि एक बहुत खुशाइन बात है, और वो ये है कि हमारा जो है आपस के अंदर जो एग्रीमेंट हो गया है कि जी हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल बैठ के और दोस्ती के साथ आगे चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये जो बीच में 25 तक का जो टाइम दिया गया है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर हमने भी अपनी उनको रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं और उनको भी पता चल गया है कि उन्होंने क्या करना है। हम चाहते हैं कि जी देर पाक किस्म का जो है अमन होना चाहिए, उसके अंदर कोई उनकी जो है टेररिज्म की सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई सेफ़ हेवन्स नहीं होने चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे ये जो है इन्फिल्ट्रेशन वगैरह की जो अटेम्प्ट्स की जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर जो वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक ओवरऑल तो जी बहुत अच्छी चीज़ है जो हुआ है। और अभी जिस तरह पहले पास्ट में होता रहा कि जी एक एग्रीमेंट होता था और उस एग्रीमेंट के ऊपर वो कभी वो पायदार नहीं था, और जब वो वापस जाते थे तो फिर वही काम शुरू हो जाता था और टेररिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा था, और अब एक ऐसी हद तक पहुंच चुका था कि पाकिस्तान की बर्दाश्त से बाहर था। अब मेरा ख्याल है कि ये जो अभी जो इंटरम टाइम जो 19 से लेके 25 तक दिया गया, उसके अंदर जब अब टर्की में इंशाल्लाह जब दोबारा से रिज्यूम होगी टॉक्स, वहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन होगा जिसके सालिस हैं, जिसके अंदर टर्की भी है और कतर भी है, इसका एक जो मुस्बत जो असर होगा वो इस एग्रीमेंट के ऊपर वो ये होगा कि इसके अंदर गारंटर्स होंगे, और ये जो है 1 to 1 जो है जिस तरह पहले होता रहा उस तरह नहीं होगा। और जिस तरह अगर पास के अंदर बीच में कोई सालिस भी थे तो वो इतनी मजबूती के साथ उन्होंने हमारी सपोर्ट के लिए या पीस एग्रीमेंट की सपोर्ट के लिए उस तरह हाथ नहीं बढ़ाया था। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी ज़रूर होंगी, और वो लिमिटेशंस ये हैं कि ये जो इस वक्त रजीम है अफ़गानिस्तान के अंदर वो कितनी मजबूत है और वो इसको कितने ज़ोरदार तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन हमें कभी भी जो है वो नेगेटिव तौर पे ये चीज़ को नहीं देखना चाहिए और पेसिमिस्टिकली नहीं देखना चाहिए। हमें इसको इस तरह देखना चाहिए कि ये एक अच्छा एग्रीमेंट है और इंशाल्लाह आगे चल के ये पाकिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान की सालमिती के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल सर। और उसका जो एंड रिज़ल्ट होगा जी जी बिल्कुल सर, इसमें उम्मीद तो यही की जा सकती है कि ये खुशाइंद होगा। लेकिन सर, जो भारत और फितनातुल ख़ारिज हैं, इन्होंने एक साजिश की और दोनों मुल्कों को लड़ाने की कोशिश की और अब सीज़ फायर हो गया। आप क्या समझते हैं कि जो अबूरी हुकूमत है, अफगान अबूरी हुकूमत, वो भारत की साजिश को बांप गई है या वो साजिश का शिकार रहेगी? क्योंकि भारत तो हर सूरत चाहता है कि दोनों मुल्क लड़ें और वो फ़ायदा उठाए। लेकिन जी भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर तो लड़ना चाहता है अफ़गानिस्तान के थ्रू, लेकिन अफ़गानिस्तान को भी ये मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रॉक्सी वॉर वो करने की कोशिश करवा रहे हैं, ये एक तो चीज़ चलने वाली नहीं है, और दूसरी बात यह है कि भारत तो कभी किसी के पीछे खड़ा ही नहीं हुआ, वो तो इनके पीछे से भी हट जाएगा। और अफ़गानिस्तान को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान उनका नेबर है, भारत नहीं है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमेशा बुरे वक्त के ऊपर अफ़गानिस्तान का साथ दिया। आप देख लें, जिस वक्त सोवियत इन्वेजन हुई तो उस वक्त भी हम उनके साथ खड़े थे, जिस वक्त उनके ऊपर अमेरिका ने कब्ज़ा किया हुआ था और वो वहाँ पे आके बैठे हुए थे तो उस वक्त भी हम उनके साथ थे और हम उनको सपोर्ट करते रहे।
तो अफ़गानिस्तान को तो ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है, और जो है इसके अंदर भारत जो है वो उनकी वो मदद नहीं कर सकता तो जो वो समझते हैं। और अगर थोड़े बहुत पैसे लेके अगर वो उसमें उनकी खुशी थी, तो वो अब उनको पता चल गया है कि उस पैसे लेके तो है, फिर उनको यहाँ से जो जब मारपीट होगी और जिस तरह अभी उनके ऊपर अटैक हुआ और जो भारत की शहर पे उन्होंने हमारी पोस्टों के ऊपर अटैक किया, तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकला कि उन्होंने 5-6 पोस्टों पे अटैक किया, हमने उनकी जो है वो 30 से 35 पोस्टें ख़त्म कर दी। उनके जो लीडरशिप थी उसके ऊपर भी फिर हमने उनको बताया कि देखें आप ये काम नहीं करें, और उनके जो है हमने बटालियन हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, डिवीज़न हेडक्वार्टर उनके ऊपर अटैक किया। आप देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत कामयाब ऑपरेशन हुआ उनके अगेंस्ट, जो कि काबुल में भी हुआ, कंधार में भी हुआ, और फिर मैंड अनमैंड एयरक्राफ्ट दोनों हमने इस्तेमाल किए। फिर बॉर्डर के ऊपर हमारी आर्मी ने उनकी पोस्टों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया। तो ये देखें बॉर्डर तो हमारे साथ लगता है, जब बॉर्डर हमारे साथ लगता है तो उनको, और फिर वो हमसे फ़ायदा उठाते रहे। और देखिए हमने 46 ईयर्स तक, ये जो है 44 साल हमने अफ़गान मुहाजिरीन को अपने मुल्क में रखा, और अभी जो है हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है कि क्या हम बेहतर हैं या भारत बेहतर है। बिल्कुल सर, हम बेहतर हैं ये समझनी चाहिए उनको। सर ये अबूरी हुकूमत को समझना चाहिए कि पाकिस्तान बेहतर है। आपने बॉर्डर की बात की, जो मुआहदा हुआ है उसमें बॉर्डर का लफ्ज़ था जो कि उन्होंने बाद में जो है हज़्फ़ कर दिया गया, इसको किस तरह देखते हैं? और दूसरा ये फरमाइएगा कि भारतीय आर्मी चीफ ने फिर गीदड़ बक्की लगाई है और उन्होंने कहा है कि संदूर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया, संदूर 2 पर जो है वो हम आ रहे हैं। और उसमें राजनाथ जो उनके वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी एक जो है लंबी छोड़ी है, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है उससे पाकिस्तान का हर इंच जो है वो उसके निशाने पर है। तो सर फरमाइएगा कि क्या हमारे अगर ऐसी सूरत हाल होती है, वो हमला करता है, तो पाकिस्तान भारत के एक एक सूत्र को भस्म करने के लिए कितनी सलाहियत रखता है? जी पहली बात तो ये है कि जी जो अफगानिस्तान है इसके पास कोई चॉइस नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वो जो है अपनी जो है फेंसेस मेंट करे और वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनके पास कोई ऑप्शन थी तो वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हुआ है। तो दे के नॉट फर्दर गो हेड विद दी टेररिज्म, और वो जो दे के नॉट होल्ड दी टेररिस्ट, ना ही वो उनको उस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, ना उनको वो सेफ हेवंस दे सकते हैं। बाकी बात रहेगी एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट देखें वो इस एग्रीमेंट पे पीछे किस तरह जाएंगे, जिस वक्त बीच में 2 सालिस होंगे और उनके साथ ये साइन करेंगे बैठ के। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है एग्रीमेंट जो है फेल होने का कोई चांस होना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको कहा, अंदेशा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी उनकी अक्लमंदी होगी। बाकी रह गया संदूर 2। संदूर 2 देखें जी, संदूर 2 और संदूर 1 के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह संदूर 1 के अंदर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप देखें 6 और 7 की रात को हमने उनके 7 त्यारे गिरा दिए, एक हेरोन गिरा दिया। फिर उसके बाद हमने जो है 34 उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को अटैक किया, और फिर उसके बाद हमारी पाकिस्तान आर्मी ने भी उनके ऊपर जो है वो फतेह मिसाइल के अटैक्स किए। तो अगर आप देखें कि हमारी जो लीडरशिप है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में, उसने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, और मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा ये हिम्मत कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो हमने अफ़गानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया वो भी यही आर्म फोर्सेस हैं, और इसके अंदर हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और एयर की जो मीडियम जिस तरह हमने इस्तेमाल की भारत के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये पाकिस्तान का एक एयरफोर्स का एक बहुत अहम रोल रहा है इसके अंदर, और आर्मी की सपोर्ट के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की प्रेजेंट जो इनकी रेडीनेस है और इनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, इसके मुकाबले में भारत किसी तरह से भी खड़ा हो सकता है, और संदूर 2 का कोई चांस है मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि आप देखें ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली आज तक कुछ चेंज नहीं हुआ जब से हमारी ये जो है सीज़ फायर हुआ था 10 मई को भारत से। उसके बाद क्या चेंज हुआ है? उन्होंने कोई नया वेपन खरीद लिया है, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खरीद लिया, और ये वही ब्राह्मस की अगर वो गिद्दड़ बत्तियाँ लगा रहे हैं
तो वो हमें भी मालूम है और उनको भी मालूम कि ब्राह्मस की एक्चुअल वैल्यू क्या है और ये वो कितना वो जो है वो इफ़ेक्टिव वेपन है। बिल्कुल भी नहीं है जी, वो उसके अंदर अपनी इनएक्यूरेसीज हैं और अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ब्राह्मस जो है उसकी वो जो जिस तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे वो उस तरह नहीं है, और जो वो कहते हैं कि हमें सक्सेसेस अचीव हुई हैं वो भी उस तरह नहीं है। एयर मार्शल साहब, भारतीय मीडिया जो है वावेला कर रहा है कि उनके पास PL-15 की जो है वो डमी आ गई है, वो उससे जो है अपना एक ऐसे मिसाइल तैयार कर लेगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि PL-18 जो है वो पाकिस्तान लेने जा रहा है। क्या हम PL-18 जो है मिसाइल लेने जा रहे हैं? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि PL-15 का अगर उनको कुछ मिल भी गया तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस तरह नहीं होता कि जी आपको अगर मिसाइल के कुछ पीसेस मिल जाएं या कुछ उनकी कोई चीज़ें मिल जाएं तो आपके पास वो फार्मूला आ जाता है वो मिसाइल बनाने का या उसका कोई तोड़ ढूंढने का। पहली तो चीज़ ये जो है ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब PL-15 एम्प्लॉय किया तो उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन में अप्लाई किया, जिस तरह हमारे चीफ ने हमारी मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तैयारी कराई थी, और ये पूरा मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसके अंदर साइबर था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, स्पेस था, और इसके अंदर और काफ़ी दीगर चीज़ें थी। लेकिन ये याद रखें कि अगर वो समझते हैं कि ये वाली चीज़ें भी उसके साथ मिसाइल की उनको मिल गई हैं तो ये उनकी भूल है, वो तो उनके पास नहीं आई ना। जब तक आपके पास पूरा एक फार्मूला नहीं है उसको एम्प्लॉय करने का या डॉक्ट्रिन को एम्प्लॉय करने का, तो वो तो आपको मिसाइल वो वाली रिजल्ट्स नहीं दे सकता जो आप सोचते हैं। दूसरी चीज़, आप PL-18 की बात करें, ये PL-17 जो मिसाइल्स हैं ये उसके ऊपर लगते हैं J-35 के ऊपर, और हमारी चूँकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका हुआ है चाइना के साथ, और वो इंशाल्लाह कुछ अरसे में हमें जहाज़ मिल जाएंगे। जब वो जहाज़ मिलेंगे हम उम्मीद करते हैं कि उसके साथ हमें वो वाले मिसाइल्स भी मिलेंगे, और जिससे हमारी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर तक या उससे ज़्यादा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, आप हमारे साथ थे। आपने बड़ी खबरें दी कि हम जो नए मिसाइल लेने जा रहे हैं उससे हमारी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। नाजरीन, अब वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि क्या अगले माह तक सोने की कीमतें दोगुना होने जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त सोने की कीमत 4,70,000 है, तो फिर क्या 10 लाख तक कीमत हो जाएगी? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद मेहमान होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से और डॉलर की खरीदारी के हवाले से, माशी इशारियों में मुबैना हेरा फेरी पर भी बात करेंगे, और GDP ग्रोथ बढ़ाने के मुजव्जा फार्मूले पर बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि पाक सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फारूक सलीम साहब, माशी माहिर हैं, मईशत पर गहरी नज़र है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सीधा मैं सोने की कीमतों पे आता हूं। सोने की कीमतें सर बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। आज की जो कीमत है वो $4,370 फी औंस है, और मेरी आज गोल्ड मार्केट के लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि शायद ये आइंदा माह जो है $5,500 तक पहुंच जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक हो सकता है ये $8,000 तक हो जाए। अगर ऐसा होता है डॉक्टर साहब, तो ये मुकामी मार्केट में तो फी तोला कीमत जो है वो 10 लाख तक पहुंच जाएगी। इसकी वजूहात क्या है? तो सर पाकिस्तान ने भी, हुकूमत पाकिस्तान ने सोने की तिजारत के हवाले से गौर शुरू कर दिया है और ECC में समरी जो है वो भेजने का फैसला किया है। ये मईशत के लिए कितना बेहतर होगा? देखिए, पाकिस्तान में दुनिया भर में जो सोने की कीमत है वो तो इंटरनेशनल प्राइस एक ही चलती है। जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है डॉलर कीमत में, तो पाकिस्तान में भी तोले की प्राइस जो है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये आलमी निज़ाम जो है, जब सोने की कीमत देखा गया है, अगर पिछले आप कोई 100-150 साल की माशी तारीख देखें, तो सोने की कीमत अगर बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है तो वो एक इशारिया होता है कि जो आलमी मालियाती ढांचा है उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली। 80 साल पहले दूसरी जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद सोने की कीमत में तब्दीली आई।
1971 में जब सदर निक्सन थे, उन्होंने सोने की कीमत और डॉलर का जो पैक्ट था उसको दूर कर दिया, उसको अलहदा कर दिया। तो बहुत बड़ी कोई मालियाती निज़ाम में, आलमी मालियाती निज़ाम में तब्दीली आने वाली है कि पिछले कुछ ही सालों में आप सोचिए कि कोई $2000 फी आउंस का सोना जो था वो अब कहीं 4000 और आपने बताया $370 पे पहुंच गया है। एक तो जो एतमाद है, जो ट्रस्ट है, जिसको हम कहते हैं करेंसी नोट, या इकोनॉमिक जुबान में उसको कहा जाता है फिएट करेंसी, चाहे वो डॉलर हों चाहे वो रुपए हों, उनके ऊपर अवाम का, सिटीजन्स का जो एतमाद है, जो भरोसा है, वो उठता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो US डॉलर हो, चाहे वो पाकिस्तानी रुपया हो, लोग जो हैं चाहे वो पाकिस्तानी हों चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हों, वो उसके ऊपर से ट्रस्ट हट रहा है और सोने की तरफ जो है वो रुझान बढ़ रहा है। तो एक तो इसकी दो इशारे सामने आए, एक तो कि बहुत बड़ी कोई आलमी मालियाती निज़ाम में तब्दीली आने वाली है, और दूसरा वेरी क्लियरली अवामुन्नास का, सिटीजन्स का जो ट्रस्ट है, जो भरोसे का रिश्ता है करेंसी के साथ, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने डॉलर की बात की है कि डॉलर पर शायद इत्मीनान उठ रहा है और बाकी करेंसियों पर भी इत्मीनान उठ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में गिरा है, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर जो है वो नहीं गिर रहा। यहाँ पर डॉलर जो है वो उसी सतह पर तकरीबन मौजूद है, और जो माहिर हैं वो कह रहे हैं कि डॉलर की असल कीमत ये नहीं है, वो 250 है, 200 भी कहा जा रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने जो डॉलर खरीदे हैं उसमें ये एक फिगर ये आया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर जो है वो मार्केट से खरीदा है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये भी इतलात हैं कि गुज़श्ता 3 सालों में 20 अरब डॉलर खरीदा गया है। ये रवैया कैसा है, और क्या डॉलर की कीमत वाकईतन ये नहीं है जो इस वक्त है, और कितनी होनी चाहिए सर? जी, 2 या 3 सवाल कर डालें आपने। देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉलर और रुपए की जो आपस में एक्सचेंज रेट है वो किसी माहिर की तवक्को के हवाले से नहीं होता, वो मार्केट डिटरमिन करती है। वो मार्केट के अंदर जो बायर हैं, जो सेलर है, वो जिस कीमत के ऊपर उनका आपस में मुआहदा होता है, उनका आपस में सौदा होता है कहना चाहिए, वो डिटरमिन करती है, वो प्राइस होती है मार्केट की। तो ये तो आप भूल जाएं कि किसी माहिर को पता है कि रुपए की कीमत डॉलर के सामने 200 होनी चाहिए, 250 होनी चाहिए। कीमत वही है जो मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स ने आपको कर दिखाई। कीमत है 280, 282 रुपए का $1। दूसरी बात यह है कि अगर जो आपने हक़ाइक़ बयान किए कि 20 अरब डॉलर स्टेट बैंक ने ख़रीदा है 3 सालों में, कोई 8 अरब डॉलर ख़रीदा है साल भर में, तो ये तो हक़ाइक़ हैं। हकीकत की बुनियाद के ऊपर हम जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो इशारे देख सकते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो ट्रेड है वो बड़ी मजबूत रही है पाकिस्तान की फेवर में, और उसके नतीजे में आप सोचिए कि इतना डॉलर मार्केट में अवेलेबल था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 20 अरब डॉलर मार्केट से ख़रीद डाला। तो ये पाकिस्तान की मईशत की एक, आप समझिए कि स्ट्रेंथ की निशानी है, ताकत की निशानी है कि मार्केट में इतना सारा डॉलर अवेलेबल था और वो स्टेट बैंक ने ख़रीदा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है। सर, हम माशी इशारियों पर बात कर लेते हैं, आपसे रहनुमाई चाहेंगे। माशी इशारिये में देखने में आया है कि चंद दिन पहले भी जो मुज़ाकरात हुए IMF के साथ, ये स्टोरी आई कि वहाँ पर तजारती इशारिये जो हैं उसमें फ़र्क निकला है 6 अरब डॉलर का, और इससे पहले भी 2021-22 में अगर देखा जाए तो 10.8 अरब डॉलर का जो दरामदात है उसमें फ़र्क निकला था। ये क्यों निकलता है सर? इस तरह ऐसा क्यों होता है? क्या ये हेरा फेरी जो है जानबूझ के की जाती है, हो जाती है कि, और इसके मईशत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? देखिए, एक FBR का सिस्टम है जो पिछले कई सालों से चल रहा है, उसको कहते हैं PRAL सिस्टम। उसके तहत अदाद शुमार इकट्ठे किए जाते हैं। अब जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं वन विंडो। तो ये जो फ़र्क आप बता रहे हैं, कोई 30 अरब डॉलर का पिछले 4 या 5 सालों में, 6 अरब डॉलर आपने बताया 1 साल का, ये दोनों सिस्टम्स में फ़र्क आ रहा है।
अब यकीनी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोई जो है वो आप समझिए कि हर हेर फेर नहीं हो रहा, मुमकिन है कि किसी हद तक हेर फेर हो रहा हो, लेकिन ये असल फ़र्क जो है वो दो सिस्टम्स के दरमियान में है। और पाकिस्तान का जो मालियाती निज़ाम है वो जा रहा है वन विंडो की तरफ। तो ये दोनों के दरमियान एक एडजस्टमेंट होनी पड़ेगी, जिसको अकाउंटिंग की ज़ुबान में रिकन्सिलिएशन कहते हैं। ऑपोजिशन वाले या खैर जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मुखालिफ हैं वो इसको बढ़ा चढ़ा के शायद इस तरह पेश कर रहे हैं कि कहीं बहुत बड़ा कहीं फ्रॉड हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये दो सिस्टम्स के दरमियान एक रिकन्सिलिएशन का मामला है। एक पुराना सिस्टम है और पाकिस्तान पुराने सिस्टम से निकल के नया सिस्टम जिसको वन विंडो कहते हैं उसकी तरफ जा रहा है, और दोनों सिस्टम्स के दरमियान में रिकन्सिलिएशन गैप जिसको हम कहते हैं ये वो सामने आया है। डॉक्टर साहब, कुछ फैसले भी हुए हैं और कुछ जो है वो फार्मूला भी सामने आया है। मैं आपके सामने रखता हूं, फिर इस पे मैं आपका तबसरा भी चाहूँगा और कुछ गाइडेंस जो है वो आप दीजिएगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट जिसके बढ़ाने के लिए बड़ी तगोदो की जाती है, इसको 6 से 7% पर ले जाने के लिए एक फार्मूला सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि 20 से 25% कॉर्पोरेट जो टैक्स है उसमें अगर कमी कर दी जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बेहतर हो सकता है। 500 अरब रुपए का सालाना जो नुकसान करने वाले इदारे हैं उनको फरोख्त कर दिया जाए इसको बेशमूल पीआईए को, तो बेहतर रेट जो है वो हो सकता है। इंसानी वसाइल की तरक्की जो है वो उसमें हिस्सा डाला जाए, जिसमें हुनरमंद नौजवान जो है वो बनाए जाएं, तो उससे भी ग्रोथ रेट जो है बेहतर हो सकता है। एक्सपोर्ट वाली अशिया जो है उसकी पैदावार पर तवज्जो दी जाए और रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। अमन और गुड गवर्नेंस, कानून की हुक्मरानी, बेहतर कारकर्दगी वाली ब्यूरोक्रेसी और सरमायाकारों का इत्मीनान बहाल किया जाए, तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्द 6 से 7% हो सकता है। और इस हवाले से फैसले भी हो चुके हैं कि इन फार्मूला पर अमल करना जरूरी है और करना है। आप क्या समझते हैं कि अगर इन फार्मूले पर अमल किया जाए तो कितने अरसे में हम जो है वो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं? देखिए, फार्मूलाज आपने तरीक़ाकार बहुत सारे बता दिए। मैं इन सब में से एक वाज़ेह तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में कोई 193 ममालिक जो हैं वो मेंबर हैं, और सिर्फ दुनिया में मुझे एक मुल्क और मिला है जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो पाकिस्तान के कॉर्पोरेट टैक्स रेट से ज़्यादा है। एक अफ्रीका का मुल्क। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में कहीं 39% पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट आता है, 10% सुपर टैक्स लग जाता है। फिर जब वो आमदन एक कॉरपोरेशन का अपनी प्रॉफिट के बंटवारा करती है 10%, उसके ऊपर मजीद टैक्स लगाया जाता है, तो लगभग कहीं 50-60% तक कॉर्पोरेट टैक्स पहुंच जाता है। अब हमारी कोशिश ये हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि बैरूनी कंपनी जाएंगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी। अगर तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट ये 50-60% तक चला जाए तो फिर तो आप सोचिए कि बैरूनी कंपनी के लिए फीजिबल नहीं होगा, इंटरनेशनल कंपनी के लिए फीजिबल नहीं होगा कि वो पाकिस्तान आए, 100 रुपया कमाए और उसमें से 50-60 रुपया हुकूमत के ख़जाने में जमा कर दे। तो इसके ऊपर ख़ास गौर व फिक्र करना होगा कि टैक्स रेट को, ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट को किस तरह नीचे लाया जाए और कितना नीचे लाया जाए। जितना भी नीचे लाया जाएगा, ये टेस्टेड फार्मूला है। बहुत सारे दुनिया के ममालिक में ये ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है कि जैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स रेट को नीचे लाया जाता है, न सिर्फ हुकूमत के रेवेन्यू बढ़ जाते हैं बल्कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ने लगता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपने हमें ऐड किया, आपने हमें बताया कि सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और डॉलर की ख़रीदारी से जो है वो क्या असरात जो है मुरतब हो रहे हैं। अब एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब पे, तो वहाँ क्या होने जा रहा है और कौन कौन सी खुशखबरियाँ हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब की और ये भी बात करेंगे कि केपी में गवर्नेंस के इश्यूज क्या हैं और आगे होने क्या जा रहा है, और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी है ये सीरियस है, नूरा कुश्ती है, या वो कौन से मुतालबात हैं जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है और मुस्लिम लीग नून क्या उसको मान पाएगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे हमाद हसन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गहरी नजर रखते हैं, उनसे बात करते हैं।
हमाद साहब, मैं वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब पे आता हूँ। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि दिफाई मुआहदे के बाद इक़्तिसादी मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पाक सऊदी इक़्तिसादी राहदारी से सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो सरमायाकारी भी पाकिस्तान में आ सकती है। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और उससे पहले पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा कितनी अहमियत रखता है, और क्या उसमें यह भी डिस्कस हो सकता है कि जो सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदा किया है उस पर भी सऊदी अरब पाकिस्तान को इत्मीनान में ले? देखिए, जो दिफाई मुआहदे होते हैं ना, वो बुनियादी तौर पर उसकी बुनियाद में, उसके फाउंडेशन में इक्तिसादी मुआहिदे ही होते हैं। ऐसे दिफाई मुआहिदे नहीं होते, उसके पीछे इक्तिसादी और इकनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ इकनॉमिक इंटरेस्ट है, उनके डिफेंस इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के पास मजबूत फौज है, दिफाई सलाहियत है, एटम बम है। इसी तरह सऊदी अरब के पास तेल है, बहुत ज्यादा दौलत है सऊदी अरब के पास। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क भी है, हमारा कुछ अकीदे का मामला भी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो तकरीबन हर हफ्ते वजीर आज़म दौरे पर सऊदी अरब जाते हैं, इसी तरह ये जो तकरीबन 2.25 साल हो गए इस हुकूमत को, लेकिन वो रोज रोज कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी यूएई जाते हैं, कतर जाते हैं, अमरीका जाते हैं, चीन जाते हैं। लेकिन उन मुआशी कामयाबियों का नताइज कहाँ है? क्या अवाम को कोई मुआशी कामयाबी दिखाई दे रही है? क्या अमली तौर पर ऐसा मुमकिन हुआ है कि कोई मुआशी कामयाबी मिली है? तो जो सूरत हाल पहले थी अवामी हवाले से, वो तो अब भी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और यही वजह है कि इस हुकूमत को मकबूलियत के हवाले से बदतरीन नाकामी का सामना है। ये तो बहरहाल हकाइक हैं। लेकिन जो पाक सऊदी कॉरिडोर के हवाले से बात हो रही है, तो इसी तरह तो हमारे सामने हजार प्रोजेक्ट्स आए कि ये होगा तो फिर ये तब्दीली आएगी, ये होगा तो अवाम की हालत इस तरह तब्दील होगी। अवाम की हालत में तो कोई तब्दीली नहीं आई। अवाम उसी तरह महंगाई का सामना कर रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा में कल परसों आटा 300 रुपए से ऊपर किलो फरोख्त हो रहा था। तो आप अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं, इक्तिसादी तौर पर अवाम कहाँ खड़े हैं। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, वरना यहाँ पर तो जो हमाद भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस्लामाबाद में 500 रुपए किलो टमाटर हैं और 1000 रुपए किलो जो है वो अंगूर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम पर जो है वो कोई इसका असर नहीं पड़ा, बल्कि अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब हम केपीके की बात कर लेते हैं हमाद भाई, कि केपीके में नए वजीर आला आए हैं। नए वजीर आला जो है उनकी पहली तकरीर हमने सुनी, वो बहुत सख्त तकरीर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुतसादम तकरीर होती है। और ये भी अब जो है वो इतलात मिल रही है कि कोई ऐसी कानून साजी होने जा रही है जिसमें अमेंडमेंट होगी, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है पाकिस्तान की, वहां पर जो कार्रवाइयां हैं उनके जो रुकावट ना डाले। तो ऐसा क्या मुमकिन है कि कोई ऐसी अमेंडमेंट आए? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? आज सुहेल अफरीदी ने अपनी पहली मीटिंग ले ली। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह भी मौजूद थे, आईजी भी मौजूद थे, दूसरे आला हुक्काम भी मौजूद थे। लेकिन इस मीटिंग में काबीना तो मौजूद नहीं थी, क्योंकि काबीना अभी बनी नहीं। काबीना के हवाले से कह रहे हैं कि इमरान खान अप्रूवल देंगे तो काबीना बनाएंगे। इमरान खान से मुलाकात हो नहीं रही है, सुहेल अफरीदी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सब कसूरवार है। अगर एक मुंतखब वज़ीर आला है, वो अपने लीडर से मिलना चाहते हैं तो इसमें क्या है, रजे मिलने दे, ठीक है, कर ले मुशावरत। दूसरी बात ये है कि पीटीआई ने एक खौफनाक बयानिए की बुनियाद रख दी आज। यानी ये कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जिन लोगों ने, एक तरह से ये बात है कि जिन अफसरान ने मैंडेट का एहतराम नहीं किया है, तो उनको कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो भाई ये कौन डिफाइन करेगा कि मैंडेट का एहतराम किसने नहीं किया? ये मैंडेट आपके पास है पुख्तनख्वा का, लेकिन आप जाकर एमन वली और मौलाना फजल रहमान से भी पूछ ले, वो तो कहते हैं कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला है। एक और इशू मौजू पर मैं बात आपसे गाइडेंस चाहूंगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा होते होते दोबारा जो है वो बहाल होने की तरफ है, और पीपल्स पार्टी कहती है कि हम 1 माह का
का वक्त जो है वो हुकूमत को देते हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्या कौन से मुतालबात कर रही है? कि जो इतलात मेरे पास हैं वो इतलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब काबीना में हिस्सा चाहती है, जहां से जो पीपल्स पार्टी के लोग जीते हैं वहां पर वो इंतजामी अमूर जो है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और ये भी पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो आजाद कश्मीर है और जीबी है उनकी हुकूमतें भी उनको दी जाएं। तो क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून उनके मुतालबात मान लेगी? अगर नहीं मानती तो क्या आप देख रहे हैं कि वो इत्तेहाद से निकल जाएंगे? अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से ये मुतालबात करती है तो क्या मुस्लिम लीग के इख्तियार में है मुतालबात मानना? उनकी हुकूमत का लोगों को नहीं पता कि वो किस तरह हुकूमत चला रहे हैं और उनके इख्तियार की हद कहाँ तक है। देखिए ये एक सियासी ड्रामा है। इसको मैं तो जाती तौर पर इसको ज्यादा संजीदा नहीं लेता। पीपल्स पार्टी की जो सियासी पार्लिमानी कुव्वत है वो पीटीआई की निस्बत बहुत कम है, लेकिन आप देखें पीटीआई कहाँ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, लेकिन उनके वज़ीर आला की हैसियत ये है कि वो अपने लीडर से जेल में नहीं मिल सकते, अपनी मर्जी से काबीना नहीं बना सकते, और जब इधर आते हैं तो फिर मार पड़ती है। वो नालायक है, कुछ उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कुव्वत उनकी निस्बत बहुत कम है। लेकिन आप देखें सिंध में बहुत स्मूथली हुकूमत चल रही है, प्रेसिडेंसी उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, गवर्नर पुख्तूनख्वा और गवर्नर बलूचिस्तान के आईनी मनसब उनके पास है। तो पीपल्स पार्टी को ये किसने एडजस्ट किया इस तरह, और मुस्लिम लीग को किसने एडजस्ट किया? पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थे, हमें कीमती वक्त दिया और हमें गाइड कर रहे थे। नाज़रीन, अब हमारे शो का वक्त ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।